हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से वो सारी न्यूज़ जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी तरह के एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ स्टैटिक का वो पोर्शन जो इन न्यूज़ के करंट अफेयर्स में आ जाने की वजह से अब रेलिवेंट हो गया है, उस सब पर एक सरसरी निगाह डालते हुए हम बहुत ही कम समय में आज की सारी करंट अफेयर्स से अप टू डेट हो जाएंगे आने वाले कुछ ही मिनटों में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के मेरे लैंडिंग पेज पे, आपकी फ्रंट स्क्रीन पे आप ये क्या इमेज देख रहे हैं। आज कोई इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का डेट नहीं था जो कि किसी एग्जाम में आ सके, तो मेरी एक्सीलेंट बुक्स फॉर एन ऑसम लाइफ सीरीज़ में मैं अगली बुक आपके लिए लेके आया हूं, जो कि पिछली बुक्स की तरह सेल्फ हेल्प की बुक नहीं है। ठीक है, आज का जो मेरा रिकमेंडेशन है वो है नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी। ठीक है, मेरे ख्याल से अधिकतर लोग जो कि वोकेबुलरी की प्रिपरेशन करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, उन्होंने इस किताब का नाम सुना होगा। आप में से बहुतों के पास से किताब होगी भी, लेकिन इसको पढ़ा बहुत कम लोगों ने होगा, क्योंकि बाकी किताबों की तरह, बैरन्स वगैरह की किताबों की तरह ये सिंपली आपको एक वर्ड लिस्ट देके रट लो नहीं बोलती है। ये आपको बताती है कि भाषा कैसे काम करती है, अंग्रेज़ी भाषा में किस तरह रूट्स वगैरह को पकड़ के, ग्रामर के नियमों को पकड़ के आप पूरी भाषा को सीख सकते हैं, है ना। तो जिनके पास थोड़ा समय है, जो अभी कॉलेज में है, मैं उनसे बिल्कुल स्ट्रांगली ये रेकमेंड करूंगा कि इस किताब को पढ़िए। देखिए दोस्तों, रॉबिन शर्मा, जिनकी बहुत ही फेमस किताब द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी का नाम आपने सुना होगा। आने वाले दिनों में मैं उनकी भी कई किताबें, जो चुनिंदा किताबें हैं उनकी अच्छी, वो आपके लिए रिकमेंडेशन में लेके आऊँगा। उनका एक बहुत ही एक फेमस उनकी कोट है जो मुझे पर्सनली बहुत इफेक्टिव लगती है, अपने जीवन में भी मैंने देखा है। वो ये कहते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन इज़ द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। ठीक है, बिकॉज द वे यू कम्युनिकेट विद अदर्स इज़ द वे यू कम्युनिकेट विद योर सेल्फ। ठीक है, आपके संवाद का जो स्टैंडर्ड है, जो गुणवत्ता है, वही आपके जीवन की भी गुणवत्ता है। क्यों? क्योंकि आप दूसरों से जिस तरह संवाद करते हैं, आप अपने आप से भी उसी तरह संवाद करते हैं। ठीक है, तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को एकदम हमेशा सबसे बेहतर बना के रखना, ये आपकी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य चीज़ है। ठीक है, आप पढ़ के एग्जाम निकाल लेंगे, लेकिन जीवन में सफलता आपको तभी मिलेगी जब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स भी बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो इसलिए वर्ड पावर मेड ईजी भी आप जो है बिल्कुल मैं रेकमेंड करूंगा, आप परचेज़ करके रखिए। जो परचेज़ नहीं कर सकते वो तो जानते हैं बुद्धिमान लोग कैसे इंटरनेट से किताबें निकाली जाती है, ये तो बहुत आसानी से मिल जाएगी आपको। और ये किताब खैर ऐसी है कि इसका 10 मिनट का वीडियो देख के आप नहीं सीख सकते हैं, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं वो तो ज़रूर मेरी इस रिकमेंडेशन को मानेंगे और इस किताब को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं आज की पहली न्यूज़ आइटम पर। आज की पहली न्यूज़ आइटम देखिए, देयर इज़ अ ग्रीन प्रोजेक्शन बाय द इन द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने ये अपनी पहली रिपोर्ट निकाली है, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन। ठीक है, उसकी हेडलाइन देखिए इंडियन एक्सप्रेस ने क्या दी है, हीट वेव्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, प्रोजेक्शंस फॉर इंडिया इन कमिंग डेकेड्स। यानी आने वाले दशकों में भारत के भविष्य में हम क्या देख सकते हैं, हीट वेव्स, बाढ़ और अकाल। ठीक है, मैं कई बार अपनी वीडियोस में कहता रहता हूं कि क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से भारत है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो, क्योंकि इसकी जनसंख्या भी ज़्यादा है, ये ऐसे अलग अलग क्लाइमेट रीजन है हमारे देश में कि देखिए थोड़ी सी भी गर्मी बढ़ेगी तो नॉर्थ इंडिया के ऊपर मान लीजिए तो पहाड़ों से बर्फ़ पिघलने लग जाएगी, ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे। अगर बरसातें ज़्यादा होंगी तो जितनी बाढ़ अभी राइट नाउ देखिए असम में, नॉर्थ ईस्ट में, बिहार में आई हुई है, उतनी ही उससे ज़्यादा बाढ़ आने लगेगी। बरसातें अगर कम हो गई तो हमारा तो एग्रीकल्चर प्रधान देश है, तो हमको उतना नुकसान होगा। और दिक्कत की बात यह है कि ये सारी चीज़ें एक साथ होंगी। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में, कल ही की न्यूज़ में मैंने बताया था, दो असम और अरुणाचल प्रदेश में बराबर पानी गिरा है, लेकिन वहीं आपको मणिपुर, मेघालय, नागालैंड में बहुत कम पानी गिरा है। तो वहाँ हो सकता है सूखे जैसे हालात बन जाएं, सामान्य से 1/3 कम पानी गिरा है वहाँ पर, और 2-3 राज्यों में वहाँ बाढ़ आई हुई है जो कि बहुत खतरनाक रूप ले रही है। बिहार में बाढ़ आई हुई है, सेंट्रल इंडिया में इस बार फिर भी पानी गिरा है। ये तो पिछले 3-4 सालों से यहाँ विदर्भ रीजन में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में मानसून नहीं आ रहा था ठीक से, है ना। और वेदर डिपार्टमेंट ने, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यही प्रेडिक्शन किया था कि आने वाले समय में इस रीजन में बहुत कम पानी गिरेगा। और पिछले साल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह भी प्रेडिक्शन की है कि जितना पानी भारत में गिरता है मानसून में, आने वाले समय में भी उतना ही पानी गिरेगा, लेकिन जितने दिन बरसात होती है उससे कई गुना कम दिन बरसात होगी, और जितने इलाके में बरसात होती है उससे कई गुना कम इलाके में बरसात होगी। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि जहाँ पर पानी गिरेगा वहाँ इतना गिरेगा कि लोग झेल नहीं पाएंगे, और जहाँ नहीं गिरेगा वहाँ गिरेगा ही नहीं।
तो ये बहुत ही खतरनाक आने वाले समय का सिनारियो है। इसलिए आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात को लेके बिल्कुल जानकार है, इस बात से वाकिफ़ है, इस बात को लेके काफ़ी सतर्क है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल मामले होते हैं उसमें भारत हमेशा फोर फ्रंट पे रहता है। हम हमेशा विकसित देशों के साथ ये बात लड़ते रहते हैं कि उन्होंने अपना विकास कार्बन बेस्ड जो फ्यूल्स है उनके साथ कर लिया है, अब उन्हें अपने एमिशंस में कटौती करनी चाहिए, ना कि वो विकासशील देशों को कहें कि जैसे भारत और चाइना कि हम अपने एमिशंस में कटौती करें, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम अभी बचा हुआ है। और हम दुनिया भर में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर हमने चंडीगढ़ में बनाया है, भारत और फ्रांस इसके लीडर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मामलों में भारत हमेशा आगे रहता है, क्योंकि हम इसकी विभीषिका को झेलने वाले हैं। देखिए, पहली बार ये एक ऐसी एनवायरनमेंट से संबंधित रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने निकाली है। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछेगा कि ये असेसमेंट वाली रिपोर्ट किसने निकाली है, ठीक है। तो उसमें कोई अगर ऑप्शन में इंटरनेशनल एजेंसी का नाम होगा, यूएन एजेंसी का नाम होगा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो आपका पहला ध्यान वही जाएगा कि उन्होंने उसे किया होगा। अगर आपको ऑप्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि कोई रिपोर्ट ऐसी निकल रही है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकाल रही है ना। तो पहला तो यही पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि द असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडियन रीजन, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाली है। ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे आंकड़े दिए हैं जो कि चुन चुन के आपसे पूछे जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मेंस के लिए, ऐसे के लिए, इंटरव्यू के लिए आपको इन सारे आंकड़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी आर्गूमेंट दे रहे हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज भारत पर असर डालने वाला है और हमें इस सब को लेके सतर्क हो जाना चाहिए, तो कई सारे फैक्ट्स हैं जो आपके आर्गूमेंट में, आपके सपोर्ट में आ जाते हैं। जैसे पहली बात, जो नीति आयोग की रिपोर्ट थी कि 2020 तक भारत के कई शहरों में ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो वो बात बार बार आप कोट कर सकते हैं। वैसा ही एक यहाँ पर आंकड़ा ये दिया गया है, देखिए कि आने वाले दशकों में, ठीक है, जब तक सन 2100 के आसपास तक भारत का एवरेज तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ये भी अपने आप में कितनी खतरनाक बात है। फिर सी सरफेस टेम्परेचर ऑन द ट्रॉपिकल इंडियन ओशियन हैज़ बीन राइजिंग बाय एन एवरेज 1 डिग्री सेल्सियस एनुअली, ठीक है। 1951 से 2015 तक इंडियन ओशियन के सरफेस का तापमान हर साल 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। यानी पिछले 50 सालों में, 65 सालों में ये ऑन एन एवरेज एक साल 65 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। आप खुद सोचिए कि पानी का मूवमेंट कैसे होगा। मॉनसून जो भारत में आता है उसमें सी सरफेस टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मानसून की बात निकली है तो मैं बता दूं कि मानसून अगेन हर साल की तरह इस साल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन ओशियन डाइपोल से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशियन डाइपोल, इन सब के बारे में आपको पढ़ के रखना चाहिए। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो बनता है ITCZ, उसके बारे में आपको बिल्कुल पढ़ के रखना चाहिए। जो भी टर्म्स मैंने आपको बताए हैं, अगर इनको लेकर आपको पूरी क्लैरिटी नहीं है तो अभी इस वीडियो को यहीं पॉज करके आप गूगल कर लीजिए, मानसून इन इंडिया के बारे में विकिपीडिया पेज पढ़ लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको तुरंत ब्रशअप हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। यहाँ और भी आंकड़े आप देख सकते हैं मानसून के बारे में कि ड्यूरिंग 1951 टू 2015 एनुअल रेनफॉल ओवर इंडिया शोड अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। ये तो ठीक है, सब जानते हैं 1951 से 2015 में हर साल मानसून कम होते जा रहा है। रिडक्शन रेंज बिटवीन 1 to 5 mm ओवर सेंट्रल इंडिया, केरला एंड फार नॉर्थ ईस्ट रीजन। इन सब जगहों पर जहाँ बहुत पानी गिरता था वहाँ पानी गिरना एकदम कम हो गया है। ड्रॉट्स और फ्लड्स के बारे में भी डेटा दिया गया है। सी लेवल जो है, सी लेवल ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशियन rose by 3.3 mm per year which is in tune with the global mean sea level rise। दुनिया भर में जो ग्लोबल मीन सी लेवल है वो राइज हो रहा है। देखिए, तो आपको ये तो पता ही होगा, दुनिया भर में समुद्र एक ही है, हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं, पर वो पानी की बॉडीज़ पूरी आपस में कनेक्टेड हैं और दुनिया भर में पानी का लेवल बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उन्हीं के तर्ज पे भारत में भी इस तरह से सी लेवल बढ़ते जा रहा है। कितने? बाई 3.3 mm पर ईयर। ये आपको पता होना चाहिए। एक्सट्रीम क्लाइमेट सिनेरियो में क्या होगा, एक आंध्र प्रदेश और गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना डेल्टा बेसिन यानी नॉर्थ ईस्ट में जो है कुछ 340 मिलियन 34 करोड़ कोस्टल रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ इंडियन ओशियन एंड इट्स आइलैंड्स वुड बी एक्सपोज टू कोस्टल हैजार्ड्स। अगर पानी उठ गया और आइलैंड्स में अंदर आ गया, हमारे तटीय इलाकों में अंदर घुस गया, तो 34 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। वो वहाँ से हटेंगे, उन्हें कहाँ बसाया जाएगा? ये सामाजिक समस्या भी अपने आप में क्रिएट कर देगा, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित समस्या क्रिएट कर देगा, हम झेल नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है उसको अकेले भारत नहीं डील कर सकता है। हम नहीं कह सकते सरकार से कि आप क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को रोक दीजिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर पूरी दुनिया के देश क्या क्या कदम उठाते हैं, खासकर विकसित देश क्या क्या कदम उठाते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है।
है ना, उसके लिए भारत बहुत तेज़ लॉबिंग तो कर रहा है, पर हमें क्लाइमेट चेंज को अपनी फॉरेन पॉलिसी का सेंटर फोल्ड बनाना पड़ेगा, सेंटर पीस बनाना पड़ेगा। राइट नाउ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप, ये ऐसा दिखता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की एकदम सेंटर पीस है कि हम दुनिया भर में जो देशों को अपने साथ जोड़ते हैं, किसी देश के साथ लॉबिंग करते हैं, उसके पीछे पूरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि ये हमें यूएनएससी परमानेंट मेंबरशिप के लिए वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। वो ठीक है, वो भी अपने आप में एक गोल है, पर हमारी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा बन जाएगा क्लाइमेट चेंज आने वाले सालों में। और समय रहते अगर इसको रोका नहीं गया तो एक पॉइंट के बाद फिर इसे रोका नहीं जा सकेगा। क्लाइमेट चेंज के मामलों में देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जो कि कई लोग कहते हैं कि वो पॉइंट ऑलरेडी पार हो चुका है। कई लोगों का कहना है कि अब क्लाइमेट चेंज को रोका नहीं जा सकता है, तुम अगर कुछ कर भी लो तो ठीक है। लेकिन चलिए इस बात को मान के हम क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे तो नहीं रह सकते। अगर जो हो भी गया है तो हमें चीज़ों को वापस लेके जाना है। इसके लिए इंडिया ने बोला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह हम पूरा इस्तेमाल करेंगे। आने वाले सालों में हम पूरा जो है कार्बन बेस्ड फ्यूल से इलेक्ट्रिक व्हीकल में और इस तरह से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में जो कि पॉल्यूशन नहीं करते हैं, इस तरह की चीज़ों पर हम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जितने तर्क मैंने आपको दिए हैं इतनी ही फोर्स के साथ, और ये आंकड़े जो यहाँ पे मेंशन किए गए इसमें से 7-8 आंकड़े जो भी आपको लगता है याद करने में आसान है और आपके आर्गूमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो है इफेक्ट देंगे, उनको नोट करके आप रख लीजिए। बिल्कुल किसी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ये 4.4 डिग्री सेल्सियस वाला कि 2100 तक नॉर्थ इंडिया के ऊपर जो एवरेज ईयरली टेम्परेचर है वो 4.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल आपको याद रख लेना चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ पर। अगली न्यूज़ देखिए इंटरनेशनल है कि यूएस ने चाइना से कहा है कि उनके ह्यूस्टन शहर में जो कॉन्सुलेट है चाइना का, उसे चाइना बंद कर दे। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए एम्बेसी, कॉन्सुलेट, हाई कमीशन, इन तीनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो देश ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं, यानी जो पहले कभी ब्रिटेन की कॉलोनी थे, ब्रिटेन के एम्पायर का हिस्सा थे, उनके आपस में एक दूसरे के साथ जो है एम्बेसडर नहीं होते हैं, राजदूत नहीं होते, हाई कमिश्नर होते हैं। उन्हें हाई कमिश्नर कहा जाता है। बाकी एज सच उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई अंतर नहीं होता है, पर ये नोमेनक्लेचर ऐसा है कि उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है और उनकी एम्बेसी, दूतावास को हाई कमीशन कहा जाता है। ठीक है, फिर जो देश कॉमनवेल्थ का हिस्सा नहीं थे उनके दूसरे देशों के साथ में एम्बेसीज होती हैं और उनके एम्बेसडर होते हैं। ठीक है, दूतावास में राजदूत हुआ करते हैं, लेकिन दूतावास और एम्बेसी जो है वो एक देश के दूसरे देश के साथ उसकी कैपिटल में होते हैं। मान लीजिए दो देशों के संबंध ऐसे हैं कि उनके आपसी संबंधों के लिए एक दूतावास कम पड़ रहा है, तो फिर वो और सबऑर्डिनेट ऑफिसेज भी दूसरे देश में खोलते हैं जो एम्बेसी के अधीन काम करते हैं, और दूता और राजदूत के अधीनस्थ कर्मचारी उन कॉन्सुलेट्स में, उन ऑफिसेज में जाके काम करते हैं, उन्हें कॉन्सुलेट कहा जाता है। जैसे दूतावास यानी एम्बेसी का जो हेड पर्सन होता है, ऑफिशियल इंचार्ज होता है, वो एम्बेसडर होता है हमारा उस देश के साथ में, वैसे ही कॉन्सुलेट का जो हेड होता है वो कॉन्सुलर जनरल होता है, कॉन्सुलेट जनरल होता है। ठीक है, कॉन्सुलेट से रिलेटेड मामलों में कुछ सालों पहले देवयानी खोब्रागडे करके भारत की जो अमेरिका में हमारी कॉन्सुलर स्टाफ थी, उनके साथ अमेरिकी फोर्सेस ने अभद्र व्यवहार किया था, मिसबिहेवियर किया था। इसको लेके काफ़ी मामला चर्चा में आया था। तब बात हुई थी क्या कॉन्सुलेट के स्टाफ को भी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है जैसे कि एम्बेसडर को होती है, और इस तरह से बहुत सारी चर्चा हुई थी। ठीक है, तो ये जो तीनों टर्म्स मैंने आपको बताए, इन पर आपको पढ़ के रख लेना चाहिए। जनरली किसी जैसे आप देखेंगे कि भारत में दूसरे देशों के चेन्नई में, कोलकाता में, बॉम्बे में इनके कॉन्सुलेट होते हैं, यानी एम्बेसी तो दिल्ली में होती है, लेकिन वीज़ा वगैरह देने के लिए भारत इतना बड़ा देश है और वीज़ा देने के लिए, बिजनेसेस से रिलेटेड काम करवाने के लिए यहाँ पर जो है उनके कॉन्सुलेट भी होते हैं, सबऑर्डिनेट ऑफिसेज होते हैं। ठीक है, वैसे ही अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में तो चाइना का एक दूतावास होगा ही, एक एम्बेसी होगी ही। ह्यूस्टन शहर में वहाँ पे उनकी एक कॉन्सुलेट भी है। ठीक है, अमेरिका का ऐसा आरोप है कि इस कॉन्सुलेट के जरिए अमेरिका में जासूसी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। किस तरह की जासूसी? साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज करवाया जा रहा है, यानी अमेरिका की साइंटिफिक जानकारियां चोरी करने की कोशिश की जा रही है। स्पेसिफिकली बोला जाए तो अभी 2 हैकर्स को गिरफ्तार किया गया है अमेरिका में, जो कि अमेरिका जो कोरोना की वैक्सीन बना रहा था उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, किस तरीके से वैक्सीन बनाया जा रहा है, इस जानकारी को वो चोरी करने का प्रयास कर रहे थे। और अमेरिकी सरकार का कहना है कि इन सब चीज़ों को लीड करने में वहाँ की कॉन्सुलेट एक लीडिंग भूमिका निभा रहा है। तो इसके लिए जो है कहा गया है कि आप अपना ये कॉन्सुलेट यहाँ बंद कर दीजिए। इसके पहले भी कई देशों में कॉन्सुलेट बंद करवाए गए हैं इसी तरह के आरोपों के साथ। ठीक है, सबसे पहली बात
बीजिंग की तरफ से, चाइना की तरफ से, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है, हम पे सरासर लांछन है, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, ठीक है। पर साथ ही साथ वो जो उनको कहा गया कि आप बंद कर दो, तब उनके दफ्तर के बाहर ऐसा धुआं उठता दिख रहा है, दिखाई दे रहा है कि वो वहाँ कागज़ जला रहे हैं, ठीक है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि कुछ इस तरह के मामले तो हो ही रहे हैं वहाँ पर, जो कागज़ जला रहे हैं, कुछ एविडेंस वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वहाँ पर ये अमेरिका और चीन के जो रिश्ते हैं उनमें तलखी बराबर बढ़ती चली जा रही है, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते चले जा रहे हैं। और ऐसा मुझे तो डर लग रहा है पर्सनली कि अमेरिका और चाइना के युद्ध में कहीं भारत ना सेंटर स्टेज बन जाए, थिएटर ऑफ वॉर बन जाए। अमेरिका अपनी ज़मीन पर कोई युद्ध लड़ता नहीं है। इसी के बारे में एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, उनका बयान भी कल परसों आया है, जो कि आपको पढ़ लेना चाहिए आपकी आंसर राइटिंग में, रिलेटेड टू इंडियन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, GS3 के पेपर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बात हो जाएगी, फॉर्डर हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि देखिए, भारत किसी कैंप का हिस्सा तो बनेगा नहीं, किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगा, चाहे वो अमेरिका का हो या चाइना का हो, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि अमेरिका को भी ये अलायंस बनाने वाली, गुट बनाने वाली मानसिकता से अब ऊपर उठ जाना चाहिए। दे शुड गेट मोर कंफर्टेबल विद अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहाँ पर बहुत सारी महाशक्तियाँ हैं, बहुत सारी महाशक्तियाँ नहीं चाहिए, बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो कि साथ में एक रूल्स बेस्ड एटमॉस्फेयर में एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ना कि कोई दो सुपर पावर्स के साथ में खेमों में बटी हुई दुनिया ऐसी हो जो कि 20th सेंचुरी के सेकंड हाफ में हुई थी, ठीक है। तो ये भारत की फॉरेन पॉलिसी किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है, ये एस जयशंकर जी ने बताया। लेकिन सर्कमस्टेंसेस भी कई बार देशों को उनकी फॉरेन पॉलिसी को रीथिंक करने पे मजबूर कर देते हैं। बहुत संभव है कि चाइना इंडिया को अमेरिका के पाले में बहुत दूर तक चले जाने के लिए मजबूर कर दे, ठीक है। तो ह्यूस्टन में वो कॉन्सुलेट है जो बीजिंग का, जो कि अमेरिका ने बंद करवा दिया है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। पंजाब गवर्नमेंट ने 2 शहरों में पानी सप्लाई के प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। इसमें खास बात यह है कि इसको 70% फाइनेंसिंग वर्ल्ड बैंक देगा और 30% पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। ध्यान से देखिए, इस प्रोजेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं दे रही है, 30% पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट दे रही है और 70% जो है वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने वाली बात है। पहली बात कि इस स्कीम में ऐसा हो रहा है, शहरों में पानी पहुंचाने के लिए कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई बोला जा रहा है, शहरों में नहरों के जरिए पानी पहुंचाया जाएगा, पाइपलाइन के जरिए नहीं, है ना। तो ये अपने आप में यूनिक एक वाटर सप्लाई का प्लान है, पंजाब गवर्नमेंट इसको कर रही है। इसमें 30% पंजाब की सरकार देगी, 70% वर्ल्ड बैंक देगा। और ये कौन से 2 शहर हैं जिसमें ये किया जा रहा है? अमृतसर और लुधियाना, ये आप याद रखिए, ठीक है। ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए, इस न्यूज़ से रिलेटेड ज़रूर आपसे यही पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये न्यूज़ यहीं तक कवर करते हैं, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए, अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं पिछले समय से, तो इस पे 3-4 बार मैं मेरे वीडियोस में बात कर चुका हूँ। लोनार लेक जो महाराष्ट्र में पुणे के पास में है, उसका पानी पिंक हो गया था, उसको लेके बहुत लोगों में कौतूहल था और लोग इस बात को, कई लोग लेके इस बात को सशंकित भी थे कि क्या हो रहा है, पानी अचानक से पिंक कैसे हो गया। तब वहाँ पर हाई कोर्ट ने वहाँ पर ऐसा आदेश दिया था कि इस मामले की जांच की जाए, ठीक है। तो उसके लिए अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी कहाँ है? नागपुर में है, ये आपको याद रखना चाहिए। ये आपसे पूछा जा सकता है नीरी कहाँ पर है, ठीक है। इन दोनों में सैंपल भेजे गए। उनको क्या पता चला कि एक पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉल्ट लविंग होते हैं। सॉल्ट लविंग होते हैं मतलब उनको हेलोफिलिक आर्के बोलते हैं, या हेलो आर्के शॉर्ट में आप बोल लीजिए। ये बैक्टीरिया का एक क्लास है जो कि हेलोफिलिक, देखिए फिलिक और फोबिक, ये जो भी साइंस पढ़े जो उनको पता होगा, फिलिक या फिलिया, इसका मतलब होता है कि वो पसंद करता है, उसकी तरफ जाता है, ठीक है। और फोबिक या फोबिया यानी उससे डरता है, उससे दूर जाता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर वाली बीमारी, ठीक है। और हेलो जो है, हेलाइन, ये सॉल्ट को डिनोट करता है। ये थोड़े लैटिन के टर्म्स आपको अगर पता हो तो आप एग्जाम में कोई इंटेलिजेंट गेसिंग करके भी क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं। तो हेलोफिलिक आर्के जो बैक्टीरिया हैं वो सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि गर्मी ज़्यादा पड़ी, बारिश कम हुई, तो उस पानी के अंदर, लोनार लेक के पानी के अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो ये बैक्टीरिया भी बढ़ गए और वो बैक्टीरिया जो है वो ऐसे पिंक कलर के पिगमेंट रिलीज़ करते हैं, तो उसके लिए उसका पानी पिंक हो गया। पहले साइंटिस्टों को लगा था कि एक रेड पिगमेंट वाला ड्यूनालीला एल्गे वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा रेड पिगमेंट वाला एल्गे है। तो ड्यूनालीला ये एल्गे साइंटिस्ट को लगा कि प्रेजेंट है, पर उन्होंने जब सैंपल को स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि इसमें हेलो आर्किया यानी सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसकी वजह से ये चीज़ हुई है। प्लस उन्होंने बताया कि जब पानी बढ़ जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा लेक में, तो इसका कलर वापस से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है।
तो ये देखिए न्यूज़ छोटी सी है लेकिन एनवायरनमेंट के लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, काफ़ी दिनों तक इसकी कवरेज हुई। ठीक है, तो ये बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। आप देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात पे लेके आदेश दिया था कि भाई चेक करो पानी पिंक क्यों हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए खासकर नीरी नागपुर में है, ये आप नोट करके रखिए। ठीक है, अगला देखिए न्यूज़ देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। हाई कोर्ट ने बोला है कि पंचायत एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन पे लोकल गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अपॉइंट कर दिया जाए। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर ऐसा पास किया है कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट या ऑफिसर को लोकल अथॉरिटी अपॉइंट किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटर 15,000 ग्राम पंचायतों में, जहाँ पर कि इस तरह के ऑफिसर्स के टर्म या तो ख़त्म हो गए हैं या ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेटर के पोजीशंस ख़त्म हो रहे थे, तो बात चल रही थी कि वहाँ के किसी भी प्राइवेट सिटीजन को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाए। लेकिन कई लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच किया। ये देखिए महाराष्ट्र विलेज पंचायत अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 और गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस वगैरह के बाबत इस ऑर्डर को वहाँ पे चैलेंज किया कि कोई प्राइवेट पर्सन को अपॉइंट ना किया जाए। कि उन्होंने आर्ग्यू किया कि अपॉइंटमेंट्स ऑफ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेटर्स इज नॉट वारंटेड इन लॉ एंड विल हैव अ लास्टिंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द लोकल गवर्नेंस। किसी भी जगह की लोकल गवर्नेंस में कोई भी लोकल आदमी को आप एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट नहीं कर दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंचायत वुड बी हैम्पर्ड इफ एन एडमिनिस्ट्रेटर इज नॉट अपॉइंटेड। ठीक है, तो इसलिए क्या कुछ अपॉइंटमेंट तो करना चाहिए। पैंडेमिक वगैरह चल रहा है तो इलेक्शंस भी हो नहीं रहे, और एडमिनिस्ट्रेटर अगर अपॉइंट नहीं किया गया तो ग्राम पंचायत की वर्किंग अफेक्ट होगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट सर्वेंट और ऑफिसर्स फ्रॉम द लोकल अथॉरिटीज शुड बी द फर्स्ट चॉइस फॉर द स्टेट, ऐसा महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने बोला है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला है। ठीक है, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि किस जगह पर लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पंचायतों में अब एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जा रहा है, तो आपको बताना है महाराष्ट्र में ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, या आपसे घुमा के पूछ सकता है कैन अ गवर्नमेंट सर्वेंट बी अपॉइंटेड एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द पंचायत, तो आपको बोलना है येस, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसी तरह का आदेश दिया है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। देखिए ये अब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आज इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इस पर डिस्कशन हुआ है, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड तो बिल्कुल गारंटी के साथ सवाल आने वाला है। 2 पन्ने का ये चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के रख लीजिए। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, कौन अपॉइंट करता है, कितने समय तक उसका टेन्योर रहता है, क्या उसको चेंज किया जा सकता है, कितने % वोट के साथ उसको हटाया जा सकता है, या सिंपली कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 243K में मेंशन है अबाउट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, तो ये आप याद रखिए कि आर्टिकल 243 है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत इसको लेके डिबेट हुआ है। जो नहीं जानते हैं इस न्यूज़ में क्या हुआ है, वो तो जाहिर बात है कि रोज़ करंट अफेयर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने चाहा था कि कोरोना के बीच में ही लोकल बॉडी इलेक्शंस, पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कंडक्ट कर दिए जाएँ। वहाँ के जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने बोला कि नहीं, हम नहीं करने देंगे, अभी तो कोरोना से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही, बाद में किया जाएगा। रमेश कुमार जी, तो उनको पसंद नहीं है स्टेट गवर्नमेंट को ये बात। अब पसंद नहीं आने भर से तो वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटा नहीं सकते। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको हटाने के लिए उस पर जैसे हाईकोर्ट के जज को हटाया जाता है महाभियोग चला के, वैसे ही उसको हटाया जा सकता है। तो उन्होंने दूसरा काम क्या किया, एक ऑर्डिनेंस निकाला, एक कानून बना दिया, उनका टेन्योर कम कर दिया। बोले कि अब 5 साल के बदले 3 ही साल रहेंगे। इनका 3 साल के ऊपर हो गया था, तो उन्होंने बोला ऑटोमेटिकली इनका टेन्योर खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन ये रमेश कुमार जी जो हैं ये हाईकोर्ट चले गए, और उन्होंने बोला एक क्लॉज है कि जब तक इलेक्शन कमीशन, कोई भी हाईकोर्ट का जज है या सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो जब तक सर्विस दे रहा है तब तक उसके सर्विस के जो कंडीशंस हैं उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे आप उसकी सैलरी नहीं घटा सकते, ये नहीं कह सकते कि आप उनको सरकारी बंगला नहीं मिलेगा, या उनके जो भी पर्क्स हैं उनको अलाउंस दिए जाते हैं वो सब आप नहीं घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह से आप उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि कोई भी जज जो है ऐसे फैसला देगा कि उसको लगेगा कि भाई मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे सरकार, तो सरकार के हक में फैसला देने लगेगा। इससे न्यायपालिका और जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएगी, वैसा तो अलाउ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाई इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी ऐसे हाईकोर्ट जज वगैरह के जो ये बात होती है उस पर भी लागू होती है, इसलिए सरकार उसके सर्व करते करते उसका टर्म खत्म नहीं कर सकती। तो हाईकोर्ट ने उनके बात को सही पाया और सरकार को बोला कि भाई इनको रीइंस्टेट करिए। तो सरकार इस मामले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां की मामला लंबित है, तो मामला चल रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी इन साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा दिया रमेश कुमार जी ने कि भाई हाईकोर्ट के फैसले को सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। फिर हाईकोर्ट के पास ये गए, देखिए आपका फैसला तो इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने इनको बोला कि आप बात करिए गवर्नर से, बात तो सही है, उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो गवर्नर के ऑफिस ने, आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने बोला बात सही है, सुप्रीम कोर्ट में अभी हेयरिंग नहीं हो रही है, जब होगी तब होगी, अभी तो फिलहाल हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वही हमको लागू करना पड़ेगा। उन्होंने सरकार को इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं, इनको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रीइंस्टेट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये जो पूरी घटना मैंने बताई, इसमें पहला तो अगर मान लीजिए किसी और एग्जाम में, यूपीएससी में चांस कम है, किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन है वो
स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जिनको लेकर काफ़ी विवाद हुआ, अभी बीच में हटाया गया, रीइंस्टेट किया गया, तो वो रमेश कुमार जी हैं, ठीक है। और ये किस राज्य में घटनाएं हुई, ये आंध्र प्रदेश में घटनाएं हुई। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन कमीशन इटसेल्फ, इससे लेके बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, एक से ज़्यादा सवाल भी आ सकता है, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन अगर आपको पता नहीं तो आप जो है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जो है और स्टेट इलेक्शन कमीशन इसमें कंफ्यूज हो जा सकते हैं, तो इसलिए इसको पढ़ के रखिए, याद करके रखिए, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। देखिए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हैं, जो सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, के सुब्रमण्यम बोलेंगे हम इनको, उन्होंने ऐसा अपने इंटरव्यू में बताया है, एक जगह भाषण उन्होंने बताया है कि सरकार एक फिस्कल स्टिमुलस भी देगी, यानी लोगों के हाथों तक पैसा भी पहुंचाएगी, और इकोनॉमिक जितना सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था, इस तरह के और भी पैकेज अनाउंस करेगी, लेकिन सिर्फ तब जब वैक्सीन मार्केट में आ चुका होगा, ठीक है। उनसे पूछा गया कि सरकार और कुछ इस तरह के कदम उठाने की सोच रही है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि सरकार ने अभी तक जो है एक मॉनिटरी मेजर्स और क्रेडिट बेस्ड मेजर्स लिए हैं, कोई फिस्कल मेजर नहीं लिया है, ठीक है। तो सरकार कब लेगी, तो उन्होंने क्या कहा कि जब तक मार्केट में अनसर्टेनिटी रहती है, आप लोगों तक पैसा पहुंचा भी देंगे मान लीजिए, तो लोग उसको खर्च नहीं करेंगे, लोग उसको बैंक में रख लेंगे, क्योंकि सबको लगेगा कि भाई अभी मार्केट अनसर्टन है, अभी क्या क्या पैसा खर्च करना, तो कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला तो इतना, तो न्यूज़ इतनी ही है, ठीक है। इसमें एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा जाएगा, या आपके समझने लायक बात क्या एग्ज़ाम के लिए, वो ये है कि ये जो करंट इकोनॉमिक डाउनटर्न हमारे देश में चल रहा है, उसका कारण है डिमांड स्लम्प, यानी मार्केट में डिमांड नहीं है, लोग सामानों की खरीद नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इंडस्ट्रीज़ को जो हम हेल्प पहुंचा रहे हैं कि वो अपना प्रोडक्शन चालू करे, वो सिर्फ एक लिमिट तक ही काम करेगा। इंडस्ट्री प्रोडक्शन करके मार्केट में सामान ले भी आए, अगर लोग नहीं खरीदेंगे तो इकोनॉमी में जो डाउन टर्न है उससे हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। हाँ, इंडस्ट्री प्रोडक्शन करेगी तो वर्कर्स को सैलरी मिलेगी, तो उनके हाथ में थोड़ा पैसा आएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर माहौल में ऐसा रहेगा अनसर्टेनिटी कि पता नहीं कब लॉकडाउन हो जाए, पता नहीं कोरोना कितना विकराल रूप ले ले, तो लोग खर्च नहीं करेंगे, लोग अपने घरों में ही पैसे रखे रहेंगे। कल के द हिंदू में बहुत एक इंटरेस्टिंग चार्ट देके एनालाइज किया गया था, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने या पीयूष गोयल जी ने कहा था कि हम लोग देखिए ट्रेड सरप्लस में आ गए हैं, हमारा करंट अकाउंट बैलेंस हाई हो गया है, हमारे ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है वो काफ़ी फेवरेबल हो गया है, ठीक है। लेकिन डेटा से पता चल रहा है उसकी वजह ये नहीं है कि हमारे एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसकी वजह यह है कि हमारा इंपोर्ट काफ़ी कम हो गया है। हमारा इंपोर्ट जो कम हुआ है, क्यों? क्योंकि हमारे देश में इंटरनल डिमांड कम है। तो डिमांड ड्रिवन ग्रोथ की अभी हमें ज़रूरत है, हमें देश के अंदर डिमांड को बढ़ाना है इकोनॉमी के अंदर में, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, ये थोड़े मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं उन लोगों के लिए जिनको इन पे क्लैरिटी नहीं है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले जो जितना भी ये चैप्टर है रमेश सिंह का, इसको डिटेल में शांति से बैठ के आपको पढ़ना चाहिए। कहीं पे भी डाउट हो तो गूगल करके विकीपीडिया में देख लेना चाहिए उन टर्म्स के बारे में कि क्या बात हो रही है। एक बार अगर आप क्लियर हो गए इन चीज़ों को लेके, तो फिर हमेशा क्लियर रहेंगे आप, एग्जाम में कोई आपको कन्फ्यूज़ नहीं कर पाएगा। फिर आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत है। जीडीपी जीएनपी में प्लस होता है, माइनस होता है, क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन तो हर साल आते ही हैं, ठीक है। सबका दिमाग ख़राब होता है देख के, पर उनको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, तो वो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। फिलहाल जो मैंने आपको बात बताई, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए फिस्कल मेजर्स क्या होते हैं और ये मॉनेटरी और क्रेडिट बेस्ड मेजर्स क्या होते हैं, सरकार ने जो जो उठाए हैं, ये आप बिल्कुल इस पे नेट पे देख के एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके रखिए, इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। देखिए अफगानिस्तान से अब हमारे देश में सामान का आना जाना वापस चालू हो गया है फ्रॉम द अटारी वाघा बॉर्डर। अफगानिस्तान और इंडिया का ट्रेड होगा। पहले हम लोग पूरा दिमाग लगाए थे कि ईरान तक जाएंगे, चाबहार पोर्ट से वो रोड तक कहीं से जाएगा, फिर जहेदान से एक ट्रेन चलेगी, वहाँ से अफगानिस्तान का सामान हम हमारे देश में मंगा लेंगे पाकिस्तान को पूरा सर्कमवेंट करके। लेकिन वहाँ तो जो है पूरा खेल ही ख़राब होता दिखाई दे रहा है। ईरान के रेल प्रोजेक्ट से इंडिया हट गया है, चाइना उसमें इन्वॉल्व हो गया है, बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अग्रीमेंट किया, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अच्छे टर्म्स बनाना चाहता है, तो उन्होंने ट्रेड एंड ट्रांजिट वाला एक अग्रीमेंट किया है, ट्रांजिट ट्रेड अग्रीमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा सामान आप इंडिया जाने दीजिए। तो पाकिस्तान ने अलाउ किया। 14 ट्रक ड्राई फ्रूट्स, मुलेठी और अजॉर्टेड गुड्स लेके ओवर 4 डेज आए हैं, 5 करोड़ का सामान लेके। थोड़ा सा नॉर्मल सी मार्केट में हुआ है, ऐसा कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, उन्होंने ऐसा बताया है। तो अटारी वाघा बॉर्डर से ये सामान आता है, ठीक है। वाघा जो है पाकिस्तान में है, अटारी उसी जगह को इंडिया में कहा जाता है। ये इस पॉइंट को आप याद रखिए। और अफगानिस्तान का सामान पाकिस्तान के रास्ते अमृतसर में इंडिया में आने लगा है, ये आप याद रखिए, ये किसी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है।
ठीक है, आज की आखिरी न्यूज़ ये है, देखिए सिंगापुर गवर्नमेंट ने इंडियन ओरिजिन नर्स को अवार्ड दिया है। इन नर्स का नाम है कला नारायण स्वामी। ठीक है, इनको कोविड-19 के समय में बहुत एग्जेम्पलरी काम करने के लिए इनको प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर नर्सेज इनको दिया गया है, जिसमें ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और सिंगापुर डॉलर $7,228 अमेरिकी डॉलर का इनको प्राइज़ मिलता है। ठीक है, ये जो नर्स है कला नारायण स्वामी, ये भी कोई सामान्य नर्स नहीं है, नर्सिंग डायरेक्टर हैं ये। ठीक है, किसी अस्पताल की। इसके बारे में अब देखिए ये सब जो और भी इन्होंने कैसे कैसे क्या क्या किया है वो किसी एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछेगा। यूपीएससी में आने का चांस कम है, किसी दूसरे एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है कि वो कौन नर्स है सिंगापुर में इंडियन ओरिजिन की जिनको कि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनका नाम है कला नारायण स्वामी। ठीक है, ये आप याद रखिए। अब दोस्तों रोज़ की तरह आज भी मैं 3 न्यूज़ टिडबिट्स आपके लिए छोटी न्यूज़ लेके आया हूँ, क्योंकि ऐसे छोटी न्यूज़ है पर इन पे बराबर मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी से मिस हो जा सकता है। ठीक है, सबसे पहला टिडबिट है ब्रिक्स के चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ब्रिक्स कंट्रीज़ के बारे में आप जानते हैं, उनके चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ऑनररी एडवाइज़र बनाए गए हैं साहिल सेठ। ये नाम आप याद रखिए। ठीक है, साहिल सेठ वहाँ पर नए ऑनररी एडवाइज़र बनाए गए हैं ब्रिक्स के चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। यूपीएससी में इसका आने का बहुत ही कम चांस है, पर किसी दूसरे एग्जाम्स में बिल्कुल आ सकता है ये क्वेश्चन। अगला देखिए पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ऑस्ट्रेलिया में एक छात्र ने ऑस्ट्रेलिया सरकार के खिलाफ ही एक मामला दायर कर दिया है और उसने ये कहा है कि क्लाइमेट चेंज का ऑस्ट्रेलिया पे कितना असर पड़ने वाला है। ये जानकारी ऑस्ट्रेलिया सरकार ने लोगों के साथ शेयर नहीं की और उन्हें करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक सोवरेन बॉन्ड है, जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी हम कहते हैं, सरकार का बॉन्ड निकालती है सरकार कि आने वाले समय में इतना इतना % इंटरेस्ट देंगे। उसमें अगर ऑस्ट्रेलिया की जनता पैसे लगाती है तो उसको पता होना चाहिए आने वाले समय में देश के सामने क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, देश किन किन खतरों से गुजर सकता है। तो वो डिसाइड करेंगे कि सरकार जो कह रही है इतना इंटरेस्ट देंगे, वो इतना दे भी पाएगी या नहीं, है ना। तो एक जो फुल डिस्क्लोजर के टर्म्स में बात हम करते हैं कि कोई कंपनी को सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए, तो वैसे ही सरकार को भी जब सोवरेन बॉन्ड सरकार बेच रही है मार्केट में तो उन्हें पूरा लेके आना चाहिए था। तो ये मामला उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कोर्ट में दायर किया है। तो क्या हुआ है देखिए कि ये क्लाइमेट से रिलेटेड दुनिया का पहला लॉसूट है। दुनिया में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड किसी भी सरकार के खिलाफ ये पहला मामला दायर किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड दुनिया का पहला लॉसूट किस देश में दायर हुआ है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया बोलना है। ठीक है, अब देखिए तीसरा आज का टिडबिट क्या है कि ऐसा एसबीआई की एक रिपोर्ट निकली है। कल ही इसी एसबीआई रिपोर्ट के बारे में हमने दूसरी बातें की थी। आज उन्होंने क्या बोला है, अगर आरबीआई बेसल नॉर्म्स को थोड़ा रिलैक्स कर दे तो बैंकों में ऑलरेडी 2.87 लाख करोड़ कैपिटल फंसा हुआ है, जो बैंक मार्केट में लोन के तौर पे लॉन्च कर सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए बेसल नॉर्म्स क्या हैं। बेसल नॉर्म्स जो हैं वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी होते हैं और बैंकिंग से रिलेटेड भी होते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड जो बेसल नॉर्म्स हैं वो एक अपने आप में पूरा लंबा चैप्टर है, उसको आपको डिटेल में पढ़ के रखना चाहिए। उसका विकीपीडिया पेज आप पढ़ लीजिए या नेट पर फ्रीली अवेलेबल है बहुत इस तरह की जानकारी, वो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, उसमें एक नॉर्म, उसमें 3 तरह के नॉर्म्स होते हैं, 3 पिलर्स ऑफ बैंकिंग कहते हैं बेसल नॉर्म्स को। 2008 में जो ग्लोबल में रिसेशन हो गया था अमेरिका में फाइनेंशियल इंडस्ट्री में मेल्टडाउन के बाद, तो ऐसे दुनिया भर में इस तरह के नियम कायदे बनाए गए थे बेसल के द्वारा कि कैसे आने वाले समय में बैंक फेल ना हो। ठीक है, उसमें 3 पिलर्स हैं। पहला है कैपिटल एडिक्वेसी, हमेशा पैसा बराबर रहना चाहिए। दूसरा है सुपरवाइजरी ओवरसाइट, यानी रेगुलेटर अथॉरिटी वगैरह बराबर रिपोर्ट देते रहना चाहिए कि बैंक में सब सही चल रहा है या नहीं। ठीक है, और तीसरा भी उसमें कुछ इस तरह का थर्ड पिलर जो क्या मुझे अभी राइट नाउ याद नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर बात हो रही है कैपिटल एडिक्वेसी की। बेसल के भी 1, 2, 3 ऐसे करके नॉर्म्स आते गए हैं। करंटली बेसल 3 नॉर्म्स आर इन ऑपरेशन। ठीक है, तो बेसल 3 नॉर्म्स के तहत बैंकों को जितना पैसा डिपॉजिट है उसमें से 8% पैसा हमेशा बैंक के पास रहना चाहिए। ये नहीं कि बैंक के पास जितना पैसा पड़ा है बैंक ने सारा लोन में दे दिया, पब्लिक मांगने आई तो कुछ नहीं बचा उनके पास, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम 8% बैंक के पास हमेशा जमा रहना चाहिए। आरबीआई इससे एक कदम और आगे जाके ऐसा मैंडेट करती है कि 9% रहना चाहिए बैंकों के पास। ठीक है, तो ये हम एक स्टेप आगे जाके अपने देश में फिस्कल कंजर्वेटिज्म मेंटेन करते हैं। लेकिन एसबीआई का कहना है कि कोरोना एपिडेमिक जो है वो एक अनयूजुअल एक तरह का सर्कमस्टांस है, तो इसमें अनयूजुअल कदम हमें उठाने पड़ेंगे। तो अगर बैंकों के ऊपर ये नॉर्म्स थोड़े डिले कर दिए जाएँ, ठीक है, 9% मेंटेन करने न बोला जाए, कुछ कम % मेंटेन करने बोला जाए, तो करीब करीब 3 लाख करोड़ का कैपिटल जो है बैंकों के पास फ्री हो जाएगा, वो उस पर लोन दे पाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट तो है। लेकिन एक पॉइंट और भी है जो बताया गया मैंने अब मेरे द्वारा आपको अभी, कि मार्केट में डिमांड की कमी है।
लोग लोन लेने के लिए उतने तैयार नहीं हैं, जो बैंकों के पास उतना पैसा नहीं लोन देने के लिए, ये उतनी बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन उतनी बड़ी ना भी हो, समस्या तो है, और अगर डिमांड को किसी तरह से गवर्नमेंट रीजनरेट कर सके तो बैंकों के पास पैसा देने के लिए होना चाहिए। उसके लिए आरबीआई के द्वारा ये कदम ज़रूर उठाया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कदम ज़रूर बैंक उठाएगा, आने वाले समय में ये कदम आरबीआई उठाएगा। इस न्यूज़ के लिए आप तैयार रहिए और इसको वॉच करते रहिए, ठीक है। तो गाइज़, ये थी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। अब हम मल्टीपल चॉइस, हाई पावर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आ चुके हैं, ठीक है। इनके आंसर्स मैं अपने कल आने वाली वीडियो में आपको दूंगा। अभी फिलहाल आप इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए। प्लस ये तो इसी वीडियो से रिलेटेड है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बनता है तो आप पीछे जाके उसी न्यूज़ कवरेज को, जो मैंने आज की ही वीडियो में वो न्यूज़ कवर की है, वहाँ पर चले जाइए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आप देखिए कि द फर्स्ट असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर इंडिया रीजन, ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा रिलीज की गई है? ए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डी, IPCC, ठीक है। इस चार में से कौन सा करेक्ट आंसर है बताइए। दूसरा, द US गवर्नमेंट रिसेंटली ऑर्डर्ड चाइना टू क्लोज वन ऑफ इट्स कॉन्सुलेट्स लोकेटेड इन, कौन से शहर में? काबुल, ह्यूस्टन, वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, ठीक है। तो इसके कौन से शहर में US गवर्नमेंट ने चाइना को अपना कॉन्सुलेट बंद करने के लिए बोला है? तीसरा क्वेश्चन है, पंजाब गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स फाइनेंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन विच ऑफ दिस सिटीज़, किस शहर में पंजाब गवर्नमेंट ने कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, अप्रूव किया है, जो कि वर्ल्ड बैंक द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है? ए, लुधियाना, बी, चंडीगढ़, सी, अम्बाला, डी, पटियाला, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, द कलर ऑफ अ लेक इन महाराष्ट्र हैड रिसेंटली टर्न्ड पिंक ड्यू टू वॉट? ए, एल्गे, बी, वायरस, सी, बैक्टीरिया, डी, अर्थवॉर्म्स, ठीक है। अगला पांचवा क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर बीइंग अपॉइंटेड ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेटर्स इन विच स्टेट? ए, महाराष्ट्र, बी, केरला, सी, वेस्ट बंगाल, डी, मेघालय, ठीक है। द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाई ए, प्रेसिडेंट, बी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सी, गवर्नर, डी, कॉलेजियम चेयर्ड बाई चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अब देखिए सेवेंथ क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स इकोनॉमिक कोरोना रिलीफ मेजर्स हैव बीन डैश इन नेचर? ए, फिस्कल, बी, मॉनिटरी, सी, क्रेडिट बेस्ड, डी, गुड्स बेस्ड, ठीक है। और आज का फाइनल क्वेश्चन, द फर्स्ट क्लाइमेट लॉ सूट हैज़ बीन फाइल्ड इन ए, इंडिया, बी, पाकिस्तान, सी, निकारागुआ, डी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं लिख के देता हूँ, जो 8 क्वेश्चन अभी मैंने बताए हैं इसमें से एक तो इस बार प्री में आ ही जाएगा, ठीक है। मेरे सवालों के साथ आप, ये हाई पावर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, रैंडम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है, इनके साथ आप अप टू डेट रहेंगे तो बिल्कुल UPSC प्री का 50% क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स से आता है वो आप बना पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक करिए, ठीक है। उस नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाइए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि मेरे वीडियोस में और किस तरह की जानकारी आप देखना चाहेंगे, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।